नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और खबर उत्तराखंड के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा विभाग में चयनित एलटी अभ्यर्थियों के साथ सचिवालय सेवा के चयनित समीक्षक और सहायक समीक्षा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया है। नियुक्ति पत्र वितरित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट के साथ विधायक विनोद चमोली भी मौजूद रहे। शिक्षा विभाग में एलटी के चयनित 1347 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का सिलसिला जहां शुरू हो गया है, वहीं सचिवालय संवर्ग के समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी के 109 पदों पर भी नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उनकी सरकार के द्वारा एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया गया है और 4 सालों में 26,000 से ज्यादा नियुक्तियां प्रदान की गई। वहीं नियुक्तियां पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हैं। हमारा संकल्प है कि हम युवाओं को लगातार अनवरत रूप से जितने भी हमारे पद खाली हैं उन पदों पर भर्ती प्रक्रियाओं को लगातार करते रहेंगे। लगातार एक जो कैलेंडर बना हुआ है वो कैलेंडर के अनुसार सारी भर्ती परीक्षाएं होंगी और नियुक्ति पत्र वितरण समारोह ये हमारे इस बात के उदाहरण है कि पारदर्शी तरीके से नौकरियां लगातार हमारे युवाओं को, नौजवानों को मिल रही हैं। अभी तक ये आंकड़ा 25,000 का था, आज लगभग 1,500 इसमें और ऐड हो गए हैं। अभी 26,500 का यह आंकड़ा पहुंच गया है। आगे का भी जो कैलेंडर आयोग के द्वारा जारी किया गया है, जो भी आगे के कार्यक्रम रखे गए हैं वो पूरी तरह से तय समय सीमा पर होंगे और भर्ती प्रक्रिया पूरी पारदर्शी हो, उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई गुंजाइश न रहे, उसके लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। मैं सभी युवाओं से भी कहना चाहता हूँ कि वो भर्ती परीक्षाओं की तैयारियां करें, खूब मन लगाकर पढ़ें, अपना परिश्रम करें। उनकी प्रतिभा, क्षमता, योग्यता के साथ हम हमेशा इस अचीवमेंट को किस तरह से देखिए, आज हम लोगों ने 1347 एलटी के टीचरों को आज नियुक्ति पत्र दिए हैं और मैंने 3 बातें आपको फिर कह रही हूँ कि अभी तक हमारी सरकार के द्वारा लगभग 26,500 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं, जिसमें कि सर्वाधिक नियुक्तियां स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में। और आज मैंने कहा है कि हम 90 दिन में लगभग 2100 प्राइमरी के टीचरों को भी नियुक्ति देने जा रहे हैं, 2400 हम चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों को भी नियुक्ति देने जा रहे हैं, 1500 बीआरपी सीआरपी के लोगों को नियुक्ति देने जा रहे हैं। तो लगभग हम लोग 7,400 लोगों को नियुक्ति देने जा रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि लगातार चाहे शिक्षा विभाग हो चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, हम लोग जितने भी पद हैं हमारे उनको लगातार भरने का काम कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि जितने हम नियुक्तियां दे रहे हैं सब उत्तराखंड के मूल निवासियों के नियुक्तियां दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे चाहे प्राइमरी शिक्षा में हो, चाहे एलटी में हो, चाहे चतुर्थ श्रेणी में हो, चाहे डॉक्टर्स हो, सबको हम यहीं के जो मूल निवासी उनको नियुक्तियां दे रहे हैं। और आज मैं मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं और आप लोगों का कि आज हमने वादा कर रखा था एलटी के टीचरों से कि हम दीपावली से पहले आपको नियुक्ति पत्र दें। आज जो बच्चे किसी कारणवश यहाँ नहीं आ पाए, 16 तारीख को नैनीताल में और श्रीनगर में 3 बजे उनको नियुक्ति पत्र वहां पे दिए। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली से पहले शहर वासियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने 6 नई सिटी बसों को हरी झंडे दिखाकर चलाया है, जिससे यात्री सुविधा और ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी। इस मौके पर उन्होंने उत्तराखंड में डेमोग्राफिक बदलाव और सांस्कृतिक पहचान पर चिंता जताई है। धामी ने साफ कहा कि राज्य की जनसंख्या संरचना और सांस्कृतिक मूल्यों से कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने जिलाधिकारियों को अपात्र लोगों की पहचान पर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सीएम का संदेश स्पष्ट है कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जाने के लिए उनका आवागमन बहुत आसान होगा, सुविधा होगी और अनावश्यक जो गाड़ियों का इंतजार, इसमें तमाम प्रकार की चीजें उससे बचत होगी। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि ये संचालन आज जो प्रारंभ हुआ है यह अनवरत रूप से जारी रहे। राज्य की डेमोग्राफी है, राज्य के सांस्कृतिक मूल्य हैं, ये किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। यहाँ का मूल अस्तित्व बचा रहना चाहिए। उसके लिए
डेमोग्राफी को लेकर सभी जिलाधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि इसमें जिन लोगों के भी कालखंड में इस प्रकार की गतिविधियां बढ़ी हैं या जो जिसके पात्र नहीं है, जैसे आधार कार्ड बन जाना, राशन कार्ड बन जाना, बिजली का कनेक्शन मिल जाना, जिसके समय में भी ये हुआ होगा, वो भी सब जिम्मेदार होंगे। और यहाँ की डेमोग्राफी किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने दी जाएगी। पहले के समय में काफ़ी डेमोग्राफी का यहाँ पर अंतर हुआ है, काफ़ी चीज़ें इसमें ऐसी हुई हैं जो पहले के समय में ध्यान नहीं दी गई, लेकिन अब ये हमारी प्राथमिकता से रात 8 बजे तक यह सेवा संचालित होगी और न्यूनतम किराया इसका 9 रुपये है और अधिकतम किराया 29 किलोमीटर तक की दूरी का 45 रुपये है। और ये हल्द्वानी बस स्टेशन से हल्द्वानी, तीन पानी, ट्रांसपोर्ट नगर, सुशीला तिवारी, हल्द्वानी स्टेशन से काठगोदाम, नरीमन चौक, गोलापार, रानीबाग, हल्द्वानी, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरापड़ाव, हल्द्वानी से मुखानी, लामा चौड़, ये सभी मार्गों पर इसका संचालन हेतु मार्ग स्वीकृत किए गए हैं। 3 मार्गों पर यह सेवा संचालित हुई है। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली से पहले सभी सड़कों का गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। इस दिशा में काम युद्ध स्तर पर जारी है। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने बताया है कि सचिव भी खुद रात 12 बजे तक सड़कों पर खड़े होकर काम की निगरानी कर रहे हैं। सरकार की पूरी कोशिश है कि दिवाली तक सड़कें दुरुस्त हो जाएं और लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े। मंत्री ने यह भी कहा कि सचिव और संबंधित अधिकारियों को कार्य की गति तेज करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं ताकि आम जनता को सुगम और सुरक्षित सड़कें मिल सकें। देखिए, अगर आपने देखा होगा, युद्ध स्तर पर हमारी सरकार काम कर रही है और सचिव रेड्डी को हमने खुद सड़कों पर उतार दिया है। रात को 12 बजे तक सचिव खुद खड़े होकर सड़कों का काम करवा रहे हैं। मैं खुद कल ग्रामीण क्षेत्रों में गया था, आज मैं पिंजू के अधिकारी को हमने भेजा है और हमारी पूरी कोशिश है कि दिवाली तक हमारी सड़कें दुरुस्त हों और लोगों को जो है असुविधा न हो जाएंगे। अगर नहीं होंगी तो फिर कार्रवाई। देखिए, आप बाल की खाल निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस प्रकार से इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है सारा, तो अब हम कहें कि जादू की छड़ी तो है नहीं कि हम 20 तारीख तक ठीक करें, लेकिन हम उसको इस लायक कर देंगे। उदाहरण के लिए बसूरी का मार्ग है, मुझे कल ही व्हाट्सएप आया कि साहब वो अब बड़ी बस के लिए हमने लायक बना दिया है। तो हमारे अधिकारी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि हम 20 तारीख तक सभी सड़कों को हम ठीक करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड सम्मान नागरिक संहिता यानी यूसीसी में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब नेपाल, भूटान और तिब्बत मूल के नागरिक उत्तराखंड में विवाह पंजीकरण के लिए आधार कार्ड के बजाय नागरिक प्रमाण पत्र या भारत में 182 दिन से अधिक निवास का प्रमाण पत्र, तिब्बती नागरिकों के लिए विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। पहले आधार कार्ड की शर्त के कारण कई विवाह आवेदन लंबित या निरस्त हो रहे थे। इस संशोधन से प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और तेज हो जाएगी। समान नागरिक संहिता का मत था। इसमें जैसे हमारे प्रदेश में नेपाली मूल के व्यक्तियों से और भूटानी मूल के व्यक्तियों से भी शादी होती है, इसी तरह से तिब्बती मूल के व्यक्तियों से भी शादी होती है। तो पूर्व में इसमें ऑनलाइन जो माध्यम से रजिस्ट्रेशन होते थे उसमें आधार की एक व्यवस्था रखी गई थी। तो कई लोगों को आधार की दिक्कत आती थी इसमें, तो उसके लिए एक छोटा सा संशोधन ये प्रस्तावित किया गया है कि इसमें आधार के अलावा नेपाली और भूटानी नागरिकों हेतु नेपाली भूटानी नागरिकता प्रमाण पत्र, भारत में 182 दिन से ज्यादा ठहरने वाले नेपाली मिशन, रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी किया गया सीमित वैध पहचान पत्र, ये भी अनुमति किया जाएगा। इसी तरह से तिब्बती नागरिकों हेतु विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र। देश भर में कप सिरप से बच्चों की मौत के मामले सामने आने के बाद उत्तराखंड में भी खराब गुणवत्ता वाले कप सिरप के जब्तीकरण की कार्रवाई जारी है। उत्तराखंड बाल आयोग के अध्यक्ष और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गीता खन्ना ने चेतावनी दी है कि आजकल बच्चे के 2 बार खांसने पर सीधे कप सिरप दे दिया जाता है और डॉक्टर की सलाह न लेने पर शक किया जाता है। डॉक्टर खन्ना ने बताया कि कई कप सिरप में डेक्स्ट्रोवार्फन होता है जो 2 साल से छोटे बच्चों के लिए हानिकारक है। साथ ही इसमें मौजूद प्रिजर्वेटिव भी खतरनाक पाया गया है।
है बच्चे ने, और खास तौर पे आजकल बस बच्चे ने 2 बार खांसा तो कॉफ सिरप चाहिए, चाहे वो थोड़ा अप फ्रंट है प्राइवेट डॉक्टर के पास जाए या वो सरकारी में। अगर डॉक्टर साहब ने कॉफ सिरप नहीं दिया तो फिर डॉक्टर साहब फेल हैं या माता पिता नाराज हो जाते हैं। इसलिए वायरल बहुत होने लगा है, प्रदूषण की वजह से खांसी का इंसिडेंस बढ़ गया है, कॉफ सिरप्स की सेल भी बढ़ गई है। डेक्स्ट्रामिथोरफन छोटे बच्चों के लिए नहीं होता, और पहले जो कॉफ सिरप छोटे बच्चों के लिए होते थे उनमें से ज्यादातर फॉलकोडीन जैसे जो सब्सटेंस थे वो बैन पहले ही हो चुके हैं। अब कॉफ सिरप मिलने के नाम पे हमें जो सप्रेसेंट है, कॉफ सप्रेसेंट सिर्फ डेक्स्ट्रामिथोरफन वाला है, और वो 2 साल से कम के बच्चों को एक तो देना नहीं चाहिए, पहली बात। लेकिन जो जिनसे मौत हुई है, जो सैंपल फेल हुए हैं, उसमें जो प्रिजर्वेटिव था वो बहुत डेंजरस और टॉक्सिक था। तो बनाने वाले की गलती है, लिखने वाले की नहीं है। दूसरी बात, खाली लिखने से कोई कॉफ सिरप नहीं पिला रहा है। आप कहिए 2 ml पिलाना है, वो 2 चम्मच पिलाएंगे। आप कहिए कि 2 साल से ऊपर के बच्चे को ही देना है, लेकिन वो जाके घर में छोटे बच्चे को खांसी है उसको भी पिला देंगे। तो ये सेल्फ मेडिकेशन से भी होता रहता है। आगे बढ़ेंगे। देहरादून के एक दून मेडिकल कॉलेज से एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां जूनियर डॉक्टरों ने शराब के नशे में अर्धनग्न होकर छात्रावास में जमकर अश्लील हरकतें और हुड़दंग मचाया है। इस घटना ने न सिर्फ कॉलेज की गरिमा को ठेस पहुंचाया है, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए। प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने घटना को गंभीर अनुशासनहीनता बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। जांच कमेटी गठित कर ली गई है। प्रशासन ने साफ कहा है कि ऐसे छात्रों पर अब निलंबन, कानूनी कार्रवाई और भविष्य की डिग्री तक पर रोक लगा देनी चाहिए। नहीं, प्रशासन ने, मेडिकल कॉलेज ने इसको मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और किसी भी तरह की हुलिगनिज्म जो है वो मेडिकल कॉलेज बर्दाश्त नहीं करेगा। तो मैंने कल हम लोगों ने इंक्वायरी कल ही बिठा दी थी और आज उस इंक्वायरी की जहाँ तक 1-2 दिन में रिपोर्ट भी आ जाएगी और हम सख्त से सख्त एक्शन, जो भी कमेटी की रिपोर्ट आएगी, सख्त से सख्त एक्शन हम डॉक्टर्स के खिलाफ और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके अगेंस्ट लिया जाएगा। भविष्य में ये चीज़ें ना दोहराई जाएं, उसको लेकर के आप लोग अब आगे और क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, एक जो इसमें थोड़ी ये हुई कि सिक्योरिटी ने जो है पुलिस वाले अंदर आ गए तो इसमें प्रिंसिपल और एमएस को इन्फॉर्म नहीं किया गया, ना वार्डन साहब को बताया गया। तो इसके लिए हम दुरुस्त कर रहे हैं कि वार्डन साहब को और प्रिंसिपल को, एमएस को जरूर बताया जाए अगर पुलिस अंदर, क्योंकि पुलिस किसी मेडिकल कॉलेज में या हमारे हॉस्टल में ऐसे नहीं घुस सकती बिना परमिशन के, बिना किसी की परमिशन के। तो ये इस बारे के भी हम लोग इसकी हम जो है कि किसकी जिम्मेदारी है उसको तय कर रहे हैं। और दूसरी बात, हम ये भी कह रहे हैं कि जो गार्ड्स हैं उनकी रोटेशन अभी तक ड्यूटी रखती थी, तो हम चाह रहे हैं कि उन कुछ गार्ड्स को वहाँ पे हम फिक्स कर देंगे। और दूसरी बात, जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो भी निर्णय होगा वो लिया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई उनके अगेंस्ट करी जाएगी। हम सुरक्षा व्यवस्था की भी उन लोग की भी हमने इंक्वायरी करी, उन लोग को भी बुलाया गया था मीटिंग में और उनकी भी जांच बिठाई गई उनके ऊपर भी, और यही निकल के आया कि उन लोगों ने किसी को इन्फॉर्म नहीं करा। तो ये बहुत उनकी लापरवाही है, तो उसके अगेंस्ट भी उनके अगेंस्ट कड़ा सा कड़ा जो है उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। ये जो चीज़ें सामने आई हैं, ये क्या प्रबंधन के कंट्रोल से बाहर हो गई हैं अब चीज़ें? क्या मानक इनके हैं कि क्या रात के समय इस तरह की पार्टियां हो सकती हैं और वो भी अर्धनग्न? देखिए, जिनकी जो ड्यूटी होती है, वो जो पार्टी हो रही थी उसमें पार्टी को ड्यूटी वाले डॉक्टर्स नहीं थे, है ना, वो अपने रेस्ट कर रहे होंगे या जो भी उनका, एक्चुअली उस दिन एमएस का एग्जाम होके ख़त्म हुआ था उस दिन ना। लेकिन ये वाली बात आपकी बिल्कुल सही है कि इस तरह से अगर वो पार्टी कर रहे थे, इतना शोर शराबा उन्हें नहीं करना चाहिए था, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन हाँ, उसमें ये भी है कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा डॉक्टर का कॉलर भी पकड़ा गया, जो हमारे न्यूरोसर्जन साहब हैं, तो वो नहीं होना चाहिए था किसी भी को भी, और जबकि वो तो बीच बचाव ही करने गए थे, तो हमारे न्यूरोसर्जन का कॉलर ही पकड़ा गया, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन हाँ, ये बात आपकी सही है कि ऐसे रात के टाइम में इतना शोर शराबा डॉक्टर्स ने जो करा, बच्चों ने करा, तो वो गलत था और उसके लिए प्रशासन जो है, उनके जो इंक्वायरी ऑलरेडी चली रही है, तो जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके अगेंस्ट हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। क्या मैम वो डॉक्टर जो जूनियर डॉक्टर थे, ये अभी कहा नहीं जा सकता कि वो नशे का, क्योंकि ऐसे चेकअप तो हुआ नहीं है, तो लेकिन हाँ, जैसे वो पार्टी जैसे दिख रही है तो उसमें लग रहे हैं शायद वो नशे। देश भर में दीपावली की रौनक के बीच मिलावटखोर भी सक्रिय हो गए हैं। त्योहारी सीजन में लोगों की सेहत से खिलवाड़ रोकने के लिए एफडीए की टीम अलर्ट मोड पर है और देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र में की गई छापेमारी के दौरान खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की टीम ने 50 क्विंटल रसगुल्ला जब्त किया है। समृद्धि भवन के बेसमेंट में बने एक गोदाम में ये भारी मात्रा में रसगुल्ले बरामद हुए। टीम ने मिठाइयों की क्वालिटी संदिग्ध पाई, जिसके बाद सैंपल जांच के लिए भेजे गए। कई दुकानदारों के पास लाइसेंस न मिलने पर नोटिस भी जारी कर दिया है। और सफेद रसगुल्ले हैं और ब्रेड रसगुल्ले।
तो इसमें सैंपलिंग की जा रही है? इसमें अभी सैंपलिंग की जा रही है और जो भी रिपोर्ट आएगी तो इसमें अभी बताया गया कि ओनर भी नहीं है, फिर भी आप लोग इसको देख रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं बाजार में त्योहारों के सीजन में मिलावटी मिठाई उतारने की कोशिश हो रही है? नहीं, हम लोगों को मालूम था, इसलिए हम सतर्क होकर तुरंत आए हैं। हमें पता चला कि ये भंडारण किया है और जो रिपोर्ट अभी सैंपल हम ले रहे हैं, हम लोग अधिक से अधिक सब प्रोडक्ट के सैंपल लेंगे और इनको जो है फिलहाल भी बेच रहे। तो इस तरह से आप देखिए कि लगातार इस तरह की मिठाइयाँ जो है बाजार। आगे बढ़ेंगे। यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला कर रही है। कांग्रेस ने नकल माफिया हाकम सिंह और उनके संरक्षण का आरोप लगाया है। बीजेपी ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि धामी सरकार में नकल माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने बताया है कि कांग्रेस की सरकार में नकल करने और करवाने वालों को संरक्षण मिला था। बीजेपी ने भर्ती घोटालों में शामिल लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया और युवाओं को हित में कड़ा नकल विरोधी कानून लागू किया, जो अब भी प्रभावी है। कांग्रेस ही बता देगी कि कितनी दावत उन्होंने हाकम सिंह के घर पे खाई होंगी अपने टाइम में। कांग्रेस के समय पर आप जानते हैं और पूरा प्रदेश भी जानता है कि जितने भी नकल कराई जाती थी या पैसे लिए जाते थे, तो आप मुझे बताइए कि क्या एक भी कोई ऐसा भ्रष्टाचार या कोई नकल के नाम पर कांग्रेस ने पकड़ने का काम किया अपने टाइम पर? हमेशा उनको संरक्षण देने का काम किया, हमेशा उनको बचाने का काम किया, चाहे भ्रष्टाचारी हो और चाहे नकल कराने वाले हो। नकल कराने वाले भी इनके संरक्षण में रहते थे और नकल करवाने वाले भी इनके संरक्षण में रहते थे। तो आज जब हमारा एक कठोर कानून बना है जिसके तहत हाकम सिंह हो या हाकम सिंह से बड़ा भी कोई हो, वो भी जेल में गया है, अधिकारी भी जेल में गए हैं, कर्मचारी भी जेल में गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस के अंदर बेचैनी और बौखलाहट है, ये सिर्फ इसलिए है कि पुष्कर सिंह धामी जी लगातार ऐसे ऐसे नियम और ऐसे ऐसे कानून बना रहे हैं जिसके तहत जो लोग बरसों बरसों तक नासूर की तरह प्रदेश को चाटने का काम कर रहे थे, खोखला करने का काम कर रहे थे, आज वो कहीं ना कहीं जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो उसमें कांग्रेस के भी वो लोग हैं जो भ्रष्टाचार किया करते थे लंबे समय से, तो इस नासूर को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसीलिए कांग्रेस के अंदर इतनी बड़ी। काशीपुर में कांग्रेस पार्टी ने रुष्ट कार्यकर्ताओं की घर वापसी कर संगठन में नई ऊर्जा भर दी है। द्रोणा सागर रोड स्थित कांग्रेस नवचेतना भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान निकाय चुनाव के वक्त नाराज होकर पार्टी छोड़ने वाले कई कार्यकर्ताओं ने दोबारा से सम्मान पूर्वक कांग्रेस में शामिल किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता अनुपम शर्मा ने कहा कि 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया है। उन्होंने ये साफ संकेत दिए कि कांग्रेस के दरवाजे हर कार्यकर्ता के लिए सम्मान खुले। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं का माल्यार्पण कर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। देखिए, कुछ बीच में गलतफहमियां हुई थी और उन गलतफहमियों के कारण कुछ को पार्टी ने और कुछ स्वतः लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे साथियों ने पार्टी से दूरी बनाई थी। तो हमारे जो महानगर अध्यक्ष हैं उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, कमेटी गठित की थी कि इसकी जो वास्तविकता है उस वास्तविकता का पता लगा के और इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। तो एक विस्तृत रिपोर्ट उस 4 सदस्यीय कमेटी ने पेश की और ये पाया कि छोटी मोटी कुछ गलतफहमियों के कारण हमारे महत्वपूर्ण जो पार्टी के लोग हैं वो पार्टी से दूरी बनाई थी उन लोगों ने। उनसे बात की गई और आज फिर हमने उनका स्वागत किया, उनकी घर वापसी हुई। बहुत खुशी का अवसर है। कुछ गलतफहमियां हो जाती है जिसकी वजह से ये नौबत आ जाती है कि हमारे अपने बिछड़ जाते हैं, लेकिन आज वो सब वापस आए हैं तो मैं उन सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ और यही उम्मीद करती हूँ कि जो भी और लोग भी हैं वो भी अपने मन की बात, मतलब मन साफ करें और अपना भावनाएं हमसे शेयर करें और कांग्रेस परिवार में फिर से शामिल हों। ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि अगर घर वापसी होती है तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के, जो पुराने कांग्रेस थे जिनके मन में कोई भी ऐसी भावना आ चुकी थी, तो वो आज वापसी ये दिखाता है कि सब कुछ जो गिले शिकवे थे वो खत्म हो गए हैं और ये एक अच्छी खबर है हमारे 2027 में आने वाले चुनाव के लिए। इसके लिए जो घर वापसी हुए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है और कांग्रेस वालों की तरफ से भी उनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने मतलब उनके पास जाके, उनके पास बैठ के जो अपने लोगों ने अपने लोगों को जोड़ा है, इसके लिए पूरी कांग्रेस पार्टी उनका बहुत धन्यवाद और स्वागत है।
विकासनगर में नशे के बढ़ते प्रचलन को रोकने के लिए कांग्रेस ने सिग्नेचर अभियान की शुरुआत की है। पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात के नेतृत्व में यह पहल शुरू की गई, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर और बाजारों में जाकर लोगों से हस्ताक्षर करा रहे हैं। अभियान का उद्देश्य युवाओं और समाज को नशे के खतरों से अवगत कराना है और उन्हें रोकना है। नव प्रभात ने कहा कि नशा सिर्फ व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार और समाज को भी बर्बाद करता है। कांग्रेस प्रशासन से नशे के सौदागरों पर कड़ी कार्रवाई और युवाओं के पुनर्वास की मांग कर रही है। तो इधर काशीपुर महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन के नेतृत्व में कांग्रेस शिष्टमंडल ने काशीपुर के मोहल्ला अलीखा, बांस फोडन और थाना साबिक क्षेत्र में धारा 163 हटाने की मांग उप जिलाधिकारी से की है। ज्ञापन में यह बताया गया कि 21 सितंबर 2025 की घटना के बाद क्षेत्र में धारा 163 लागू होने से नागरिकों को रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति में दिक्कत हो रही है। कांग्रेस नेताओं ने दीपावली पर्व के मद्देनजर और आपसी भाईचारे बनाए रखने के लिए इसे हटाने की मांग की। इस अवसर पर अनुपम शर्मा, अलकापाल, जितेंद्र सरस्वती सहित कई कांग्रेसी मौजूद रहे। अभी हमारा एक प्रतिनिधि मंडल, जैसे हमारे महानगर अध्यक्ष जी ने बताया, हम लोग एसडीएम साहब से मिलने गए थे और हमारी उनसे मांग थी कि धारा 163 जो कम से कम आज से 25 दिन पहले यहाँ पर एक लोकल एक विवाद के बाद लगी, तो उस धारा 163 को लगे हुए अब काफी समय हो गया है और कोई कारण हम लोगों को नजर नहीं आता। आज यहाँ पर सारी शांति व्यवस्था बनी हुई है और 163 के बाद शाम को 7 बजे से सब लोगों को यहाँ पर असुविधा हो रही है। लोगों का मेडिकल रिलेटेड दवाई से संबंधित काम होता है। हमने ये भी बात रखी कि भाई ये त्योहारों का सीजन है और हर वर्ग के लोग दिवाली जैसे बड़े त्योहार में शिरकत करते हैं, कुछ व्यापारिक रूप से करते हैं और उन लोगों को अपने सारे काम धाम छोड़ के 7 बजे से पहले घर आना होता है, जो कि उचित नहीं है। हमने बात रखी क्योंकि ये एक शांति व्यवस्था का मामला भी है। हमने उनसे कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी भी अशांति यहाँ पर है या शांति होने की संभावना है तो उन्होंने ये हमसे बात की कि नहीं, हम प्रशासन ने सारी चीजों को इस समय कंट्रोल में किया हुआ है और सारी चीजें शांत हैं और उन्होंने बोला कि मैं उच्च अधिकारियों से बात करूंगा और हमारी तो मांग थी कि भाई आप 163 को बिल्कुल हटाइए। तो उन्होंने खबरों में आगे बढ़ेंगे। रामनगर के रहने वाले शरीफ अपने परिवार के साथ बाजपुर से लौट रहे थे, तभी सामने से आ रही बाइक पर सवार सूरज से उनकी कार की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में शरीफ और उनका 9 साल का बेटा मोहम्मद साद गंभीर रूप से घायल हुआ। बाइक सवार सूरज भी बुरी तरह जख्मी हुआ। घायलों को तुरंत स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने शरीफ और सूरज को मृत घोषित कर दिया। शरीफ की पत्नी और बेटा साद की हालत नाजुक होने के कारण उन्हें उच्च स्तरीय अस्पताल में रेफर किया गया। कालाढूंगी क्षेत्र में हादसे के बाद मातम छा गया। ऋषिकेश के निकट मुनि किरेती स्थित पूर्णानंद इंटर कॉलेज के मैदान में चल रहे सरस मेले की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ कर दिया गया है। मेले में उमड़ रही भारी भीड़ और देश भर से आए प्रतिभागियों को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल के निर्देशन में मेले की निगरानी जमीन से लेकर आसमान तक की जा रही है। ड्रोन कैमरों से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, जबकि इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान और चौकी प्रभारी राजेंद्र रावत दिन रात गश्त में जुटे हैं। मेले में शामिल लोगों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। रुड़की के भंगेड़ी गांव में विवाहिता आयशा की संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खाने से मौत ने सनसनी मचा दी है। महमूदपुर निवासी आयशा की शादी 2.5 साल पहले भंगेड़ी निवासी परवेज से हुई थी और उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। परिजनों का आरोप है कि पति, सास और ससुर उसे कम दहेज लाने के कारण प्रताड़ित करते थे। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती आयशा ने दम तोड़ दिया। परिजन ससुराल पक्ष पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस ने कहा कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। 2 साल हो गए। अच्छा। मैं 3 महीने से तो बहुत परेशान कर रखी थी। मैं इसलिए बर्दाश्त करती थी, बाप नहीं है, जिस तरह किस तरह हो जाएगा, टाइम कट जाएगा। लड़की भी कहते हैं, टेंशन न लिए, हो जाएगा निभा। अब बच्ची 2 महीने पेट से थी,
दवाई खुआने की बात करी के दवाई खुआ दो, लड़के ने कहा कर पैदा करो, अम्मी ने मने करी के दवाई ना खुआ। खबर उत्तराखंड में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त छोड़ से ब्रेक का है। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला जारी है।